हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे होम साइंस के टर्म 2 का पहला चैप्टर, डिज़ाइन फॉर फैब्रिक एंड अपीयरल। इसमें कुछ फुल फॉर्म्स दी गई हैं जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं। अभी प्री बोर्ड में आपने देखा होगा, विपग्रो पे बेस एक क्वेश्चन आया था। देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। विपग्रो में वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर आते हैं जो कि रेनबो के कलर हैं। फिर आता है NIFTA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ये फैशन टेक्नोलॉजी के नेशनल इंस्टीट्यूट का नाम है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब हम देखेंगे। डिज़ाइन इज ऑफ टू टाइप, स्ट्रक्चरल और अप्लाइड। जो डिज़ाइन है वो दो तरीके का होता है, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन और अप्लाइड डिज़ाइन। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन refer to the basic cut or silhouette of the garment. Example, a line frock. Applied design, a part of the design which has been supervised on the basic structure. Example, patchwork and embroidery on the kurta. तो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन क्या होता है और अप्लाइड डिज़ाइन क्या होता है? स्ट्रक्चरल डिज़ाइन यही होता है कि किसी भी फैब्रिक को आप एक स्ट्रक्चर दे दें, उसकी बेसिक कटिंग को हम स्ट्रक्चरल डिज़ाइन कहते हैं। और अप्लाइड डिज़ाइन वो होता है जिसके ऊपर हम कोई डिज़ाइन करते हैं। किसी भी कपड़े के ऊपर हम जो पैच वर्क करते हैं या एम्ब्रॉयडरी करते हैं उसको हम अप्लाइड डिज़ाइन कहेंगे। नेक्स्ट आता है एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन। टाइप ऑफ डिज़ाइन और एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन दोनों अलग चीज़ है। एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन में आता है आपका कलर, लाइन, टेक्सचर एंड शेप। कलर क्या होता है? कलर को हमने 3 कैटेगरी में बांटा है, ह्यू, वैल्यू एंड क्रोमा। ह्यू क्या होता है? ह्यू इज द कॉमन नेम ऑफ द कलर। रेड, ब्लू और ह्यू refer as a tint or shade. When the hue approaches white, it is tint. When it is approaches black, it is shade. तो वैल्यू क्या होती है? उस कलर की लाइटनेस और डार्कनेस को बताता है। जो भी कलर का लाइटनेस या वाइटर पार्ट होगा उसको टिंट बोलेंगे, और जो डार्कनेस या ब्लैकिश पार्ट होगा उसको हम शेड बोलेंगे। अब क्रोमा और इंटेंसिटी क्या होता है? क्रोमा और इंटेंसिटी इज द ब्राइटनेस और प्योरिटी ऑफ द कलर, कि उस कलर का ब्राइटनेस कितना है, उस कलर की प्योरिटी कितनी है। अकॉर्डिंग टू मुंसिल्स कलर व्हील, कलर आर 3 टाइप, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब प्राइमरी कलर कांट बी प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग एनी अदर कलर्स। एग्जाम्पल, रेड, येलो एंड ब्लू। अब जो प्राइमरी कलर्स होते हैं वो किसी दूसरे कलर को मिला के हम नहीं बना सकते। ये बेसिकली 3 कलर होते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। सेकेंडरी कलर जो होता है मेड बाय मिक्सिंग 2 प्राइमरी कलर्स, ऑरेंज, ग्रीन एंड वॉयलेट। अब हम किसी भी 2 प्राइमरी कलर को मिलाएंगे तो उससे हमें एक नया सेकेंडरी कलर मिलेगा। टर्शरी और इंटरमीडिएट, मिक्सिंग बाय 1 primary 1 secondary color laying adjacent to each other on the color wheel. Example, red orange, yellow orange and yellow green. अब टर्शरी कलर कैसे मिलेगा हमें? कि एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कलर को मिला के, जो कि एक दूसरे के एडजेसेंट हो। मतलब कि अगर एक प्राइमरी यहाँ है, एक सेकेंडरी यहाँ है, तो इन दोनों को मिला के हमें टर्शरी कलर मिलेगा। हमें एक प्राइमरी यहाँ, एक प्राइमरी यहाँ, इन दोनों को मिला के टर्शरी कलर नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। एक्रोमैटिक और न्यूट्रल कलर्स विदाउट कलर सच एज व्हाइट, ब्लैक, ग्रे, सिल्वर और मेटालिक कलर। अब एक्रोमैटिक कलर या न्यूट्रल कलर क्या होते हैं? जिनमें कोई कलर ही नहीं होता, जैसे कि व्हाइट, ब्लैक, ग्रे, सिल्वर, मेटालिक, इन सब को हम विदाउट कलर कहते हैं। ये न्यूट्रल कलर्स हैं। आगे देखते हैं, कलर कैन बी वार्म कलर और कूल कलर। कलर जो होते हैं वो वार्म कलर और कूल कलर, मतलब जो कहते हैं ना हैवी कलर जो होते हैं, और कुछ होते हैं कूल कलर जो ठंडे कलर होते हैं। ठीक है, लाइटर कलर होते हैं। वार्म कलर, लॉन्गर वेवलेंथ हैव रेड, ऑरेंज एंड येलो विच आर advancing or stimulating color, making the area appear larger and emphasize the body size. Cooler color, light ray of short wavelengths are grouped as receding or resultful color. Green, blue, purple make an area appear smaller and minimize the appearance of the body size. अब वार्म कलर क्या होता है? जिनकी वेवलेंथ हाई होती है, जैसे कि रेड, ऑरेंज, येलो, और फिर ये क्या कराते हैं? उस एरिया को लार्जर दिखाते हैं। ठीक है, अगर हमने एक इंसान ने कोई इस कलर के कपड़े पहने हैं जिनकी वेवलेंथ हाई है, तो वो उसको लार्जर, मतलब उसको ज़्यादा फैला हुआ दिखाएंगे। और अगर किसी ने लाइटर वेवलेंथ की कलर की कपड़े पहने हैं तो उसका बॉडी अपीयरेंस छोटा होगा, ठीक है, पतला होगा। ठीक, अब चूज ऑफ कलर ऑफ क्लोथ डिपेंड ऑन फ्यू पॉइंट्स, पर्सनल चॉइस, सीजन, ओकेजन, पीपल थॉट, कल्चर, ट्रेडिशन, क्लाइमेट, फैशन। अब जो हम किसी भी कपड़े के कलर को चूज करते हैं वो अकॉर्डिंग टू सम डिपेंड रहता है, वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड रहता है कि पर्सन की चॉइस क्या है। अब मुझे लाइटर कलर्स पसंद है और मैं चूज करूंगी थोड़ी ना वार्म कलर्स। जब मुझे लाइट पसंद है तो मैं लाइट ही चूज करूंगी।
अब सीजन पे डिपेंड करता है। अब गर्मी में मैं सर्दियों के कपड़े थोड़ी पहनूंगी, ओकेजन पे डिसाइड करता है कि मैं कोई पार्टी में ऐसे लाइट कलर्स थोड़ी पहन के जाऊंगी। पीपल्स की थॉट पे भी डिपेंड करता है कि पीपल क्या सोचते हैं, हम किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, हमारा क्लाइमेट क्या है और उस टाइम का फैशन क्या है। अब मैं 21st सेंचुरी में 90s के ज़माने के कपड़े पहनूं तो लोग मुझे पागल ही समझेंगे। अब आगे देखते हैं। द पैंटॉन शेड कार्ड शो ऑल पॉसिबल ह्यू, टिंट, शेड in varying intensity. Each has been given a code number which is recognized internationally. अब पैंटॉन शेड कलर क्या होता है, कार्ड क्या होता है। पैंटॉन शेड कार्ड में आपको हर कलर, हर ह्यू, हर टिंट, शेड अलग अलग इंटेंसिटी की मिल जाएगी। इट मीन इसमें सारे पॉसिबल कलर्स को डाला जाता है और सबके नीचे एक कोड दिया जाता है। अगर आप लोग कलर यूज करते होंगे, क्रेयॉन्स चाहे पोस्टर चाहे कोई से भी कलर, तो उसके नीचे देखिएगा कि कोई ना कोई एक स्पेसिफिक नंबर दिया होगा उस कलर का, जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। अब कलर इन फैब्रिक, हम फैब्रिक में कलर किन किन स्टेजों पे कर सकते हैं। एट दी फाइबर स्टेज, यार्न स्टेज, फैब्रिक स्टेज एंड दी फैब्रिक स्टेज कैन बी एडेड बाय पेंटिंग, प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, पैचेस, अप्लाई वर्क। ओके, अब हम फैब्रिक पे कलर बहुत डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले या तो हम अपने फाइबर को कलर कर दें, बट जो हमारा फाइबर कलर होता है वो बहुत महंगा होता है और उसका प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट होता है। या तो हम अपने यार्न को कलर कर दें। आपने धागे देखे होंगे, सुई धागे के धागे बहुत डिफरेंट कलर के आते हैं, उस स्टेज पे हम कलर कर दें। या तो हम अपने पूरे फैब्रिक को कलर करें। फिर दूसरा जो फैब्रिक स्टेज कलर आता है, जिसमें हम उसको पेंटिंग के थ्रू उसके ऊपर डिफरेंट पेंटिंग करके उसको कलर कर दें, या प्रिंटिंग करके डिफरेंट कलर के यार्न से उसकी एम्ब्रॉयडरी कर दें, या अलग तरीके भी हम अपना सकते हैं। फिर आता है कलर स्कीम। कलर स्कीम जो है वो बेसिकली दो टाइप का होता है, रिलेटिंग और कॉन्ट्रास्टिंग। ठीक है, रिलेटेड कलर स्कीम हैव एटलीस्ट वन ह्यू इन कॉमन। अब इनमें क्या होगा कि एक ह्यू कॉमन होगा। ह्यू क्या, कोई भी एक कलर। ह्यू हमने ऊपर पढ़ा था कि नेम ऑफ एनी कलर। और कंट्रास्टिंग कलर स्कीम जो है वो आपका होता है कि एटलीस्ट 2 उसमें ह्यू जो है वो आए, कम से कम 2 कलर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रिलेटेड कलर स्कीम को। तो इसमें 4 पार्ट हैं, मोनोक्रोमेटिक हार्मनी, एक्रोमेटिक हार्मनी, एसेंशियल न्यूट्रल और एनालॉगस हार्मनी। फिर इसमें पहले हम पढ़ते हैं मोनोक्रोमेटिक हार्मनी। अ हार्मनी बेस्ड ऑन वन ह्यू, दिस सिंगल ह्यू मे बी वैरिड इन वैल्यू और इंटेंसिटी, दैट इज रेड, पिंक, मरून। अब इस मोनोक्रोमेटिक में क्या है कि आपका एक ही ह्यू है बट उसकी इंटेंसिटी और वैल्यू डिफरेंट है। अब जैसे रेड में ले लो, रेड के अलग अलग होता है, ब्लडी रेड, एप्पल रेड, पिंक रेड, पता नहीं कितने कितने रेड होते हैं। पिंक ले लो, बेबी पिंक, मशरूम पिंक, पता नहीं कितने कितने पिंक होते हैं। ठीक है, तो एक जिसका बेस है, एक कलर जिसका बेस है, उसकी अलग अलग इंटेंसिटी है, उसको हम मोनोक्रोमेटिक कहते हैं। मोनो मतलब एक। ठीक है, एक क्रोमेटिक हार्मनी यूज ओनली न्यूट्रल सच एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट। अब क्या होता है कि एक रोमांटिक में सिर्फ हम न्यूट्रल कलर्स को यूज करते हैं, जिसमें कौन कौन से कलर आते हैं, ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, मेटालिक, सिल्वर। ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ इनको ही यूज करते हैं। एसेंशियल कलर न्यूट्रल्स क्या होते हैं, यूटिलाइज वन ह्यू एंड वन न्यूट्रल और एक क्रोमेटिक कलर, एग्जाम्पल ब्लैक एंड येलो, ग्रे एंड रेड। एसेंशियल में क्या होता है, आप एक ह्यू ले लें और एक कोई भी न्यूट्रल कलर ले लें। ठीक है, जैसे कि जो ब्लैक है वो हमारा न्यूट्रल कलर है और येलो जो है वो हमारा ह्यू है। ओके, अब एनालॉगस हार्मनी में आते हैं। एनालॉगस हार्मनी जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 ह्यूज दैट लाई साइड बाय साइड ऑन द कलर व्हील। अब एनालॉगस में क्या होता है कि अपने नेबरिंग कलर्स से मिला के हम जो कलर लेते हैं वो एनालॉगस कलर होते हैं। ठीक है, जैसे कि येलो, उसके बगल में येलो ग्रीन, उसके बाद ग्रीन। ओके, तो अपने नेबरिंग कलर्स को मिला के। फिर कॉन्ट्रास्टिंग कलर स्कीम, इसमें भी 5 पार्ट हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हार्मनी, डबल कॉम्प्लीमेंट्री हार्मनी, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री हार्मनी, ट्रेडिक हार्मनी और एनालॉगस कॉम्प्लीमेंट्री। पहला आता है कॉम्प्लीमेंट्री हार्मनी, हैज 2 ह्यू दैट लाई डायरेक्ट अपोजिट टू वन अनदर ऑन द कलर व्हील। अब इसमें यह बताया गया है कि हमारा जो मुंसिल कलर व्हील है वो कुछ इस टाइप से वर्क करता है। ठीक है, इसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री हार्मनी है उसमें ये ऊपर वाला और इसके अपोजिट, मतलब ये जो इसके आमने सामने हैं उनको मिला के हम कॉम्प्लीमेंट्री हार्मनी बना सकते हैं। उसके बाद आता है डबल कॉम्प्लीमेंट्री, हैज 2 पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स जनरली नेबरिंग ऑन द कलर व्हील। अब डबल कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, वो अपने नेबर से लेता है, ये और ये अगर प्राइमरी है तो ये अपने नेबर से लेगा। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है, ये प्राइमरी अपने इस वाले, अपने अपोजिट वाले प्राइमरी कलर से लेगा। ठीक है, अब इसमें आप सिर्फ प्राइमरी ही नहीं कोई और कलर भी यूज कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री हार्मनी। इसमें 3 कलर कॉम्बिनेशन यूजिंग अ ह्यू टू नेबरिंग ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब हम किसी एक ह्यू के
उसके नेबर के कॉम्प्लीमेंट्स को लेके उसके साथ स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं। फिर आता है ट्रेडिक हार्मनी, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री ह्यू दैट लाई इक्विडिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर ऑन द कलर व्हील। अब ट्रेडिक में क्या आता है कि कोई भी एक ह्यू अपने बराबर से जो उसके इक्विडिस्टेंस है उससे कलर ले। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो हमारा मुंसिल कलर व्हील है वो कुछ इस प्रकार है। अगर मैंने ये रेड लिया यहाँ पे तो मैं इससे इक्वी डिस्टेंस पे आने वाला ये वाला कलर और इससे इक्वी डिस्टेंस पे आने वाला ये वाला कलर, इन तीनों को मिला के मैं ट्रेडिक हार्मनी बना सकती हूँ। फिर उसके बाद आता है एनालॉगस कॉम्प्लीमेंट्री, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉगस एंड कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम, अ कॉम्प्लीमेंट सिलेक्टेड फॉर अ डोमिनेंस इन अ ग्रुप ऑफ नेबरिंग कलर्स। एनालॉगस में वही कि अपने नेबरिंग कलर्स के साथ आप मिलके कलर बनाएं। फिर आता है टेक्सचर। अब हमने एलिमेंट्स जो थे वो 4 थे, हमारा कलर, टेक्सचर, लाइन और शेप। हमने कलर पूरा पढ़ लिया। अब हम आते हैं नंबर 2 टेक्सचर पे, कि किसी भी फैब्रिक का टेक्सचर कैसा होता है। द सेंसरी इमेजिनेशन ऑफ साइट एंड टच और रेफर टू अ titanic and visual quality of the material. Texture can be described in terms of how it looks: shiny, dull, opaque, dense, transparent, translucent, glossy. How it behave: hang limbs, stiff, sticky, clink, flowing out. How it feels: soft, crisp, harsh, smooth, rough, coarse, grainy and pearly. अब टेक्सचर में हमें 3 चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। पहला, how it looks, how it's behave, सॉरी ये कुछ उल्टा हो गया, हाउ इट्स लुक, हाउ इट्स बिहेव, हाउ इट्स फील। मतलब कि कोई भी आपका कपड़ा कैसे दिखता है, वो चमकदार है, फीका है, आर पार दिखने वाला है कि धुंधला दिखने वाला है, ट्रांसपेरेंट है, वो उसका बिहेवियर कैसा है, वो स्टिकी है, कपड़ा चिपचिपा सा है, फिसलने वाला है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा सिकुड़ने वाला है। उसका टेक्सचर में हम उसको फील कैसे करते हैं, छू के, उसको छू के सॉफ्ट सा फील होता है, क्रिस्प सा, हार्ड सा फील होता है, या बहुत स्मूथ है, या रफी सा टेक्सचर है उसका। तो इससे हम पता लगा सकते हैं। बेसिकली टेक्सचर जो है एक सेंस है, ठीक है, हम किसी भी चीज़ को छू के या देख के पता लगाते हैं। अब टेक्सचर पे कुछ चीज़ें डिटरमाइन करती हैं, फैक्टर्स कुछ डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि फाइबर कंटेन, यार्न प्रोसेसिंग एंड यार्न टाइप, फैब्रिक फिनिशिंग, सरफेस ओरिएंटेशन। अब फाइबर कंटेन क्या है, नेचुरल है कि मैनमेड है, ठीक है। यार्न प्रोसेसिंग कैसी है, उसकी ट्विस्टेड है कि निटिंग है, फ्लेटिंग है, ठीक है। अब फैब्रिक फिनिशिंग कैसी हुई है, उसकी आयरनिंग की गई है, चाहे नैपिंग की गई है, चाहे स्टिफिंग की गई है, या फिर सरफेस ओरिएंटेशन, ठीक, इस उस पर ऊपर से एम्ब्रॉयडरी की गई है, स्टिचिंग की गई है। इस चीज़ों पे टेक्सचर को डिपेंड रखते हैं। पहला, फाइबर कंटेन, फाइबर टाइप, नेचुरल और मैन मेड, इट लेंथ एंड फिटनेस एंड इट्स सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स। अब फाइबर कैसा है, नेचुरल है कि मैन मेड है, उसकी लेंथ है कितनी, उसकी फिटनेस कितनी है, ठीक है। अब यार्न प्रोसेस एंड यार्न टाइप, मेथड ऑफ प्रोसेस, ट्विस्टेड इंटेस्ट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, फिटनेस ऑफ यार्न एंड यार्न टाइप, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, नोवेल, टर्न्ड। फाइबर कंस्ट्रक्शन टेक्निक, फैब्रिक कंस्ट्रक्शन टेक्निक भी एक आता है कि उसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया गया है फैब्रिक का, उसको विविंग किया गया है, नेटिंग किया गया है, लेसिंग किया गया है, ठीक है। अब फैब्रिक फिनिशिंग, तो उसका स्टिचिंग किया है या फिर ग्यूमिंग किया है या उसको प्लेन आयरन करके दिया गया है। सरफेस ओरिएंटेशन, फ्रॉक प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, स्टिच्ड इफेक्ट, ठीक है, ये सब आता है सरफेस पे कि उसका ऊपरी सतह कैसा है। कोर्स, स्टिफ, बल्की, क्वालिटी सच एज वेलवेट, क्रूडरी मेक द फिगर अपीयर बोल्ड एंड लार्ज। अब फाइन एंड स्मूथ टेक्सचर लाइक लेनिन, क्रेपी, सिल्क मेक द फिगर अपीयर स्लेंडर। अब जो कुछ कपड़े हैं जैसे कि वेलवेट, उनमें उसको बहुत बड़ा दिखाया जाता है, ठीक है, और जो सिल्क टाइप के क्लोथ्स हैं उनको बहुत ही अच्छा और स्प्लेंडर, पतला दिखाया जाता है, ठीक है। अब हमने 2 एलिमेंट्स की बात कर ली, कलर और टेक्सचर की। अब आती है बारी लाइन की। अब लाइन जो है बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन। स्ट्रेट लाइन में वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल लाइंस आती हैं। कर्व्ड लाइन में आपकी कर्व्ड लाइन आती है जो कर्व हो, ठीक है। वर्टिकल, क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ हाइट एंड स्लिमनेस। Horizontal, the line added width with the garment and make the figure appear shorter. Oblique, increase or decrease width and height depend on the degree of direction of the angle. अब इसमें क्या है कि जो वर्टिकल लाइन है किसी भी कपड़े में वो हाइट को शो करती है, ठीक, स्लिम को शो करती है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या शो करती है आपके गारमेंट में, उसको शॉर्टर शो करती है। बेसिकली बहुत ज़्यादा जो लंबे लोग होते हैं उनको प्रेफर किया जाता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन के आप गारमेंट्स को यूज़ करो ताकि आपकी हाइट थोड़ी नॉर्मल दिख सके। ऑबिक्यू में या फिर डायगोनल लाइंस में क्या होता है कि वो जो लाइंस हैं वो डायरेक्शन ऑफ एंगल और डिग्री ऑफ एंगल पे डिपेंड रहती हैं कि कितने डिग्री का आपने एंगल बनाया है उस पर। जैसे कि ऐसे डायगोनल में आप ऐसे ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, तो ये आपका कम से कम 30 डिग्री के एंगल पे ये है, ठीक है, तो ये आपका डायगोनल लाइंस हो गई।
फिर कर्व लाइन, द कर्व लाइन इज वन विद एनी डिग्री ऑफ राउंडनेस. इट कैन बी अ सिंपल आर्क और अ कॉम्प्लिकेटेड फिगर, हार्ड कर्व्ड. लार्ज राउंड कर्व टेंड टू एक्सेंट्रेशन साइड्स. ठीक है, तो कर्व लाइन जो है वो सिंपली कर्व भी हो सकता है या कॉम्प्लिकेशन से फ्री हैंड कर्व भी होता है, कुछ भी आप कर्व कर दो उसमें. फिर आता है शेप और फॉर्म. फॉर्म मेड बाय कनेक्टिंग लाइंस. अब शेप क्या होता है, कोई भी शेप जो लाइन को कनेक्ट करके बनाते हैं. ठीक, शेप कैन बी 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल. अब हमने 2D शेप 3D शेप का नाम तो सुना ही है. ठीक है, there are 4 basic groups of shapes: natural shapes, stylish shapes, geometrical shapes and abstract shapes. natural shapes क्या होता है, that copy nature और common shape made of man made object. कि जो भी कोई natural चीज़ है, चाहे फूल पत्ती हो गई, बहुत सारे गारमेंट्स पे आपने देखा होगा कि फूल पत्तियां बनी हुई है, तो वो natural shape है. stylish shape simplify और modify natural shape may be have some part of destroyed और exaggerated. अब क्या होता है stylish में कि हम जो natural shape है उसको modify कर देते हैं, उसके बाद जो shape निकल के आता है उसको हम स्टाइलिश शेप कहते हैं. ज्योमेट्रिकल शेप दोज दैट कैन बी मैथमेटिकली फॉर्म यूजिंग रूलर, कंपास और अदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल शेप क्या होता है कि हम मैथमेटिकल शेप्स के थ्रू उसको यूज करते हैं, रूल और कंपास की मदद से हम उसको बनाते हैं. एब्स्ट्रैक्ट शेप क्या होता है, जो कि free from, do not resemble any specific object but may be represent different things and different people because the personal occasion. अब एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है कि कुछ भी, अब आप लोगों ने देखा होगा कि गारमेंट्स चले थे जिसके ऊपर न्यूज़पेपर के प्रिंट्स आ रहे हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट शेप्स में आ जाएंगे कि हमने कुछ भी उठा के बस प्रिंट कर दिया जो कि अच्छा दिख रहा है अपीयरेंस में. उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन. अब आता है प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन. प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन आर द रूल्स दैट गवर्न्स हाउ डिजाइन एलिमेंट आर फिक्स्ड इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे. देयर आर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन. अब देखिए, अब प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन का क्या काम है कि जो हमने एलिमेंट्स पढ़े, हमारा टेक्सचर, फिगर, लाइन, कलर, उसको कैसे एक अप्रोप्रिएट वे में हम किसी भी गारमेंट में फिक्स करें. ठीक है, अब आता है हार्मनी, बैलेंस, रिदम, पोर्शन एंड एम्फेसिस. ये कुछ 5 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं डिजाइन के. ठीक है, अब आते हैं हम आगे. प्रोपोर्शन. Proportion concern the relationship of part of the garment to one another and to the whole garment. This relationship may be created in size, color, shape and texture, generally based on the proportion of golden mean, which represented by ratio like 3:5:8 or 3:8, 5:8:13. तो प्रोपोर्शन क्या है कि गारमेंट से इसका रिलेशन बहुत अच्छा है, या तो किसी एक पार्ट से या फिर पूरे गारमेंट से. इसमें क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ का प्रोपोर्शन निकालते हैं, चाहे वो साइज का हो, कलर का हो, शेप का हो, टेक्सचर का हो, कि हमें इतने प्रोपोर्शन में ये कलर रखना है, इतने प्रोपोर्शन में ये कलर रखना है. ठीक, अब जैसे कि जनरली जो प्रोपोर्शन है वो गोल्डन मीन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि है आपका 3:5:8 to 5:8:13. ओके, अब आता है बैलेंस. It is defined as equaling the distribution of weight from the central point of the garment. A garment needed to be balanced both vertically from center line and horizontally from top to bottom. It can be achieved in 3 ways: formal, informal और radical. अब जो आपका बैलेंस होता है वो आपकी हाइट या वेट को डिफाइन करता है. ठीक है, जैसे कि किसी भी गारमेंट में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली बैलेंस किया जाता है कि ऊपर से नीचे कोई चीज़ सेम हो या दाएं से बाएं कोई चीज़ सेम हो. इसको हम फॉर्मल, इनफॉर्मल और रेडिकल में यूज़ करते हैं. ठीक है, अब आता है फॉर्मल बैलेंस. ठीक है, अब बैलेंस के बारे में भी हम थोड़ा जान ले, उसके जो फॉर्मल, इनफॉर्मल और रेडिकल हैं. बैलेंस क्या है, सिमेट्रिकल, व्हेन अ डिजाइन हैज इक्वल एलिमेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ वर्टिकल और एज वेल एज द हॉरिजॉन्टल डिवीजन. अब फॉर्मल क्या होता है कि अगर कोई भी गारमेंट है उसमें दोनों साइड जो है सेम आए. ठीक, जैसे कि अगर हम कोई भी कोट पैंट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, टाई लगाते हैं, अगर हम उस गारमेंट को बीच में से सिमेट्री करें तो बोथ साइड दोनों ही बैलेंस रहेगा. इस साइड भी वही सेम चीज़ रहेगा, इस साइड भी सेम चीज़ रहेगा. इनफॉर्मल में क्या आता है कि असिमेट्री, व्हेन डिटेल्स ऑफ गारमेंट्स वन साइड डिफरेंट फ्रॉम दोज वन अदर साइड येट अपीयर हैव सेम विजुअल वेट्स. अब इनफॉर्मल में क्या आता है कि अगर हम कोई भी गारमेंट को हम सिमेट्री करें और उसका डिफरेंट वर्जन आए दोनों तरफ, तो वो हमारा इनफॉर्मल हो जाता है. ठीक है, अब जैसे आता है रेडिकल, व्हेन द एलिमेंट ऑफ डिजाइन रेडिएट फ्रॉम सेंट्रल फोकस पॉइंट ऑन द ड्रेस. अब रेडिकल क्या होता है कि किसी भी ड्रेस से सेंट्रल फोकस से हम उस चीज़ को बैलेंस कर सकें. ठीक है, जो उसका मेन फोकस है. एम्फेसिस, द एम्फेसिस और द फोकस पॉइंट ऑफ द गारमेंट इज द एरिया दैट फर्स्ट अट्रैक्ट द व्यूअर्स आइज. पीपल विदाउट फिगर problem can emphasize or figure their figure problems. Example, women with a small waist can wear a bright and contrasting belt to emphasize the
पॉजिटिव पार्ट ऑफ हर फिगर। अब देखिए एम्फेसिस क्या होता है कि किसी भी गारमेंट में आपको सबसे पहले जो चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वो उसका एम्फेसिस है। अगर हम किसी भी चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल एक फ्रॉक है, उसमें बहुत हैवी एम्ब्रॉयडरी हुई है और आपने जब उस गारमेंट को देखा तो आपको वो एम्ब्रॉयडरी इतनी अच्छी लगी, तो वो उसका एम्फेसिस है। जिस चीज़ पे आपकी पहली नज़र पड़ जाती है वो आपका एम्फेसिस हो जाता है, जिस वजह से आप उस गारमेंट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। रिदम, रिदम इज अ रिपीटिंग ऑफ लाइन, कलर, other element of design or detail to create a pattern by which eye can flow through the material or article or garment. It can be created by repetition, ग्रेडिएशन, रेडिएशन और पैरेललिज्म। अब रिदम क्या होता है कि हम किसी भी चीज का पैटर्न बनाते हैं। रिदम क्या होता है कि हम किसी भी चीज का पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को अब हम इसमें कुछ भी रिपीट कर सकते हैं, चाहे वो कलर हो, लाइन हो, ठीक है, किस उसका शेप हो। अब इसको हम 4 तरीके से रिपीट कर सकते हैं, पैटर्न बना सकते हैं। रिपीटेशन, द एम्ब्रॉयडरी लेस, बटन पाइपिंग, कलर एक्सेट्रा, नेक लाइन, स्लीव्स और हेमलाइन। अब हम किसी एक चीज को रिपीट कर दें, या लाइन को रिपीट कर दें, बटन को रिपीट कर दें, ठीक है, लेसेस को रिपीट कर दें। ग्रेडिएशन, बाय ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज इन साइज ऑफ मोटिव्स, लाइंस, बटन, कलर और टेक्सचर। अब हम किसी भी चीज को छोटा बड़ा कर दें। फॉर एग्जाम्पल ग्रेडिएशन में जैसे यहाँ पे छोटा है, ठीक, यहाँ उससे बड़ा है, यहाँ उससे बड़ा है, यहाँ उससे बड़ा है, तो या हम उस साइज को इंक्रीज कर दें या उस साइज को डिक्रीज कर दें, वो हमारा ग्रेडिएशन हो गया। अब उसके बाद आता है रेडिएशन, वेयर आई मूव एन ऑर्गेनाइज्ड वे फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट, गैदरिंग इन वेस्ट या फ्रॉक कफ। ठीक है, तो रेडिएशन क्या होता है कि जो हमारा सेंट्रल पॉइंट है वहां से हमारा जो फ्लो ऑफ पैटर्न जाता है। ठीक, पैरेललिज्म क्या है कि एलिमेंट लाइक पैरेलल टू ईच अदर, तो पैरेललिज्म में क्या हो जाएगा कि पैरेलल ही पैटर्न बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल जो स्कूल की स्कर्ट होती है उसमें पैरेलल लाइंस को ड्रॉ किया जाता है, उसको पैरेलल ही सेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज हार्मनी। हार्मनी और यूनिटी इज क्रिएटेड व्हेन ऑल एलिमेंट ऑफ डिजाइन कम टुगेदर टू गिव अ प्लीजिंग हार्मनी इफेक्ट। ओके, हार्मनी बाय शेप, हार्मनी बाय टेक्सचर। अब हार्मनी क्या है कि कोई भी एलिमेंट ऑफ डिजाइन जब एक साथ होके उसको एक बहुत अच्छा इफेक्ट देते हैं, वो किसी भी गारमेंट को, वो उसका हार्मनी बन जाता है। अब चाहे वो शेप से हो चाहे वो टेक्सचर से हो। अब हम पढ़ते हैं हार्मनी बाय शेप। हार्मनी बाय शेप इज क्रिएटेड व्हेन ऑल एरिया ऑफ गारमेंट रिफ्लेक्टेड द सेम शेप, दैट इज इन गर्ल्स फ्रॉक, कॉलर, कफ, पॉकेट एंड साइड ऑल आर कर्व्ड शेप। ठीक है, कि जब हम गर्ल्स की फ्रॉक होती है, चाहे कॉलर, कफ, पॉकेट, ये सब चीज़ बनाते हैं, तो वो उसको एक बेस्ट इफेक्ट देता है उस गारमेंट को। Harmony by texture can be created by using the right kind of texture for a dress. When dress is in several pieces, as in salwar, kurta, dupatta, a silk kurta, salwar will show bad harmony by using cotton dupatta. अब harmony by texture क्या होता है कि जो भी हम गारमेंट या कोई भी हम कपड़ा पहन रहे हैं उसमें बेसिकली बहुत प्योर हार्मनी होनी चाहिए। अब अगर हम सिल्क का कुर्ता पहन लें, उसके ऊपर कॉटन का दुपट्टा ले लें, तो वो उतना अच्छा इंप्रेशन नहीं देगा, और वहीं हम कॉटन का दुपट्टा पे कॉटन का सूट पहने तो वो एक परफेक्ट हार्मनी बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्किल रिक्वायर्ड इन फील्ड ऑफ फैब्रिक एंड अपीयरल डिजाइन। To have a career in the field of design for fabric and apparel, following knowledge is essential. Knowledge of fabric character, fibers advantage and limitation and its processing. Knowledge of dyeing property of the different fiber and fabric. अब अगर हम किसी भी कपड़े को डिज़ाइन करना या उसमें करियर बनाना चाहते हैं तो हमें उसकी कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कपड़ा कैसे चूज़ किया जाता है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है, उसको प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, उसको डाइंग कैसे करते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक एंड फाइबर। अब इस फैब्रिक एंड अपीयरल डिज़ाइनिंग में बहुत सारे करियर स्कोप्स भी हैं, जैसे कि टेक्सटाइल डिज़ाइन कैन वर्क इन टेक्सटाइल डिज़ाइन इंडस्ट्री, रिसर्चिंग एंड प्रोड्यूसिंग डिज़ाइन फॉर द टेक्सटाइल कंपनीज, कैन वर्क एज अ डिज़ाइनर एजेंसी, freelancer designer, fashion coordinator, fashion illustrator, visual merchandiser, retail merchandise manager in textile mills, बैंकिंग इन एंटरप्रेन्योर, फैशन मर्चेंडाइजर। अब आप टेक्सटाइल डिज़ाइनर बन सकते हैं इसमें, या रिसर्च कर सकते हैं मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइंस को, जो आजकल नए नए फैशन आते हैं वैसे आप नए नए फैशन को रिसर्च कर सकते हैं। फिर आप डिज़ाइन एजेंसीज़ में काम कर सकते हैं, अपना खुद का डिज़ाइनर शॉप खोल सकते हैं, उसमें कोऑर्डिनेटर की तरह काम कर सकते हैं, विजुअल मर्चेंडाइजर, और भी बहुत सारे जो स्कोप्स हैं ये इसमें खुल जाते हैं। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट हुआ हो या मैंने कुछ छोड़ दिया हो टॉपिक, या आपको कुछ लगता हो कि मैंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू देखने के लिए वीडियो।